हाँ, तो देखो परिकर्तिका सबसे हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। तो आचार्य चरक जो है ये परिकर्तिका को उन्होंने क्षतगुद और विकर्तिका से नाम दिया गया है। तो परिकर्तिका दैट इज फिशर इन एनो, तो आचार्य चरक ने उसको क्षतगुद और विकर्तिका नाम दिया हुआ। ठीक है। वहीं आचार्य सुश्रुत ने इस परिकर्तिका को डेवलपमेंट कैसे कहा है कि परिकृति कैसे उत्पन्न होता है। तो ऐसा बोला गया है, आचार्य सुश्रुत में ये बोला गया है, कोई भी अगर क्षीण रोगी है, मतलब जो लोग इमेसिएटिंग जो लोग रोगी होते हैं, जो लोग बाल अवस्था में है ना, जो लोग मृदु कोष्ठ है, जिन लोगों का कोष्ठ मृदु होता है, जो लोग मंदाग्नि से भुगते हैं, जो का अग्नि उतना ज्यादा प्रदीप्त नहीं रहता है और मंदाग्नि रहता है, और जो जिनका शरीर जो होता है वो रुक्ष रुक्ष क्वालिटी का होता है, ठीक है, मतलब रफ क्वालिटी का रहता है। तो उनमें क्या होता है, अति तीक्ष्ण अति उष्ण, अगर इन सब रोगी में, मतलब इन ये सब पर्सन में अगर वो लोग इंटेक करें कोई भी अति तीक्ष्ण द्रव्य या अति उष्ण द्रव्य या अति लवण द्रव्य या अति रुक्ष औषध, ठीक है, ये सब अगर द्रव्य इंटेक करे, मतलब ये सब प्रॉपर्टी के द्रव्य अगर इंटेक करे, तो उनमें क्या हो जाता है, उनमें पित्त और वात का प्रकोप होने लग जाता है, जिसके वजह से परिकर्तिका का डेवलपमेंट होने को दिखता है। तो इसमें क्या सुश्रुत जी ने कहा, उन्होंने कहा कि कोई भी क्षीण रोगी है, जो लोग बाल अवस्था में हैं, जो लोग मृदु कोष्ठी वाले पर्सन होते हैं, जिनमें मंदाग नहीं रहता, रुक्ष शरीर वाले जो लोग व्यक्ति होते हैं, अगर ये सब पर्सन अगर कोई भी अति तीक्ष्ण अति उष्ण, मतलब उनका कोष्ठ ही मृदु है, मंदाग्नि है, और वो ऊपर से और उसमें अति उष्ण अति तीक्ष्ण आहार कर रहे हैं, लवन अति लवन आहार कर रहे हैं, तो लवन का प्रॉपर्टी क्या है, पित्त को बढ़ाता है। और अति रुक्ष है शरीर है, उसमें से और अति रुक्ष औषध इंटेक कर रहे हैं, तो उनमें क्या होता है, तो पित्त का प्रकोप तो होता ही है, साथ में वात का भी प्रकोप होता है, जिसकी वजह से परिकर्तिका का डेवलपमेंट होता है। ठीक है। तो क्लिनिकल फ्यूचर्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्लिनिकल फ्यूचर्स में परिकर्तिका का हमें क्या देखने को मिलता है, ऐसा देखने को मिलता है जब कोई व्यक्ति परिकर्तिका से पीड़ित होते हैं, उनमें क्या होता है, गुद और बस्ती में सूची के समान पीड़ा होता है। कहाँ पे होता है, ऐसा बोला गया है, गुद, बस्ती, इवन नाभि और वंक्षण में प्रदेश में भी क्या होता है, एक सूची के समान पीड़ा होने लगता है। ऐसा लगता है प्रिकिंग पेन सेंसेशन हो रहा है, लाइक नीडल के जैसा पेन सेंसेशन हो रहा है। और उनमें क्या होता है, लाइक वात का अवरोध देखने को मिलता है। तो ऐसा हम लोग कंपेयर करते हैं फिशर से भी, लाइक उसमें भी ऐसा बोला गया है कि जो लोग प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें जो एनल वाला हिस्सा है उसमें एक लॉन्गिट्यूडनल टीयर हो जाता है ड्यू टू प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन। ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, गुद और वस्ती में क्योंकि पीड़ा होने लगता है सूची के समान, साथ में क्या होता है, वात का अवरोध होता है, मतलब वात का अनुलोमन इनमें नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वात का अवरोध हो जाएगा। अब जो ये बात जो अवरोध हुआ ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, बात की जो चंचलता है उसमें क्या होता है, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से टीयर आगे का फॉर्मेशन हो जाता है। उनमें आधमान होता है, यानी कॉन्स्टिपेशन होता है, उनमें आरुचि होता है, देखिए लॉस ऑफ एपेटाइट होता है ना। तो ये हो गया क्लिनिकल फीचर्स परिकर्तिका का। तो समवॉट ये हम लोग मॉडर्न से भी कुछ कुछ जो सिम्टम्स है वो हम लोग कोरिलेट कर लेते हैं। ठीक है। तो आचार्य चरक जी ने ऐसा बताया गया है कि जब आचार्य चरक ने वमन और विरेचन का व्यापक का जब वर्णन किया है और वस्ती का व्यापक किया है, तो उसमें क्या है, ये व्यापक में ही ऐसा बताया गया है कि परिकर्तिका होने का चांसेस देखा गया है। ठीक है। तब जब हम लोग वमन और विरेचन का व्यापक, या फिर तुम लोग जब पंचकर्म में या फिर चरक सिद्धि स्थान में वमन और विरेचन का व्यापक पढ़े होगे, बस्ती का व्यापक पढ़े होगे, तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि प्रोलॉन्ग उसमें क्या होता है, परिकर्तिका का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है। तो जो मान लो पेशेंट, जिन लोगों का पेशेंट आम दोष प्रेजेंट है, ठीक है, जो लोग क्रूर कोष्ठी पेशेंट होते हैं और अल्प बल वाले पेशेंट होते हैं, ठीक है, अब ये अगर पेशेंट अगर जिनमें आम दोष डेवलपमेंट है, क्रूर कोष्ठ है, मतलब जिन लोगों का कोष्ठ बहुत ही क्रूर है, ठीक है, और जो अल्प बल वाले हैं, अगर ये सब पेशेंट ज्यादा बलवान औषध मतलब इंटेक कर ले, मतलब जो द्रव्य जो मेडिसिन अगर मान लो उसका जो प्रॉपर्टी है वो ज्यादा, मतलब उसका जो गुण है वो ज्यादा बढ़ा हुआ गुण प्रॉपर्टी है, ज्यादा तीक्ष्ण वाला ज्यादा उष्ण वाला प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उनमें क्या होता है ना, वो जो द्रव्य है वो गुदा में जाकर के, यानी रेक्टम में जाकर के एक वेदना प्रोवाइड कर, वेदना होता है उनमें। तो वो एक्चुअली वेदना किस लिए होता है, क्योंकि जो बलवान औषधि वाले हैं वो जाकर के गुद में जाकर के वो वहां पे जाकर के केयर कर देता है, जिसकी वजह से गुद में वेदना होता है, उसमें परिकर्तिका इसको कहा गया है। तो इसमें मतलब क्या है कि आम दोष वाले पेशेंट है, क्रूड कोष्ठ वाले है और अल्प बल वाले व्यक्ति लोग जब बलवान प्रधान औषध प्रॉपर्टी के
द्रव्य अगर इंटेक करते हैं तो उसमें क्या होता है, गुद में पीड़ा देखने को मिलता है, जिसको परिकर्तिका कहा है। तो बस्ती व्यापद में क्या पॉइंट देखने को मिलेगा, अगर कोई मृदु कोष्ठी पर्सन है, मतलब मान लो कोई मृदु कोष्ठी है, उनका कोष्ठ उतना बलवान नहीं है, मतलब वो कुछ भी खाते हैं तो उनमें क्या होता है, लाइक उनमें हजम ठीक ठीक नहीं होता, उनका अग्नि स्ट्रांग नहीं है, उनका कोष्ठ क्या है, मृदु है, और बल भी उनका अल्प है। तो उसमें क्या है, अगर ये सब पेशेंट में, अगर ये पेशेंट अगर कोई भी रुक्ष और तीक्ष्ण औषध ज्यादा इंटेक करते हैं, तो रुक्ष और तीक्ष्ण औषध अगर मृदु कोष्ठ वाले ज्यादा इंटेक करेंगे तो क्या होगा, तो उनमें क्या होता है कि वो जो दोष है वो बेसिकली रेक्टम में जाकर के, गुद में जाकर के एक्युमुलेट होते हैं, वहां से निकल के परिकर्तिका डेवलप करते हैं। ठीक है, तो उसमें कैसा पीड़ा मिलता है, उसमें सूची के समान पीड़ा देखने को मिलता है। और कहाँ पे पीड़ा देखने को मिलता है, वक्षण तिक प्रदेश यानी सैक्रम वाला हिस्सा और बस्ती वाला हिस्सा और प्लैंक वाले हिस्से में वेदना देखने को मिलता है। तो उनमें तो क्या होता है, ऐसा बोला गया है, जो लोग प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट भी होते हैं, तो उसमें क्या होता है, बेसिकली ड्यू टू एनल का इनकॉन्टिनेंस की वजह से उसमें लोग में जोर ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें एक टीयर डेवलपमेंट हो जाता है। टीयर डेवलपमेंट होने की वजह से वहां पे परिकर्तिका का डेवलपमेंट हो जाता है। और जिन लोग में प्रोलॉन्ग डायरिया होने होता है, ठीक है, डायरिया से भी ऐसा देखा गया है, उसमें क्या होता है, मतलब जिन लोगों में अतिसार ज्यादा परिमाण में होता है, उसमें क्या होता है, जो म्यूकोजा होता है वो बेसिकली जो म्यूकोजा रहता है वो टेयर हो जाता है। अति विरेचन की वजह से उसमें म्यूकोजा क्या होता है, वो टेयर हो जाता है, जिसकी वजह से परिकर्तिका का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो हो गया, आचार्य चरक और शुश्रु जी ने परिकर्तिका को कैसे बताया, एक्सप्लेन किया है। आचार्य कश्यप ने परिकर्तिका के 3 भेद बताए हैं, वो होते हैं वातज, पित्तज और कफज। ठीक है, तो ट्रीटमेंट अब आते हैं परिकर्तिका में, चिकित्सा ये में। पीड़ा पीड़ा फिर से बताइएगा, किस टाइप का पीड़ा होने लगता है, समझ नहीं आया मुझे। हाँ तो सुन। परिकर्तिका में क्या जो पीड़ा देखने को मिलता है, परिकर्तिका में एक सूची के समान पीड़ा देखने को मिलता है। मतलब ऐसा लगता है कि कटिंग टाइप ऑफ पेन देखने को मिलता है। सूची मतलब क्या होता है, निडल। हाँ, निडल अगर जैसे पियर्स होता है, उसके तरह एक वहां पे पीड़ा, मतलब यार पेन देखने को मिलता है। हाँ, तो पेशेंट कंप्लेन भी करता है, लाइक वो एनल वाला पार्ट ऐसा लग रहा है कि लाइक टेयर हो जा रहा है, कट जा रहा है, इतना पीड़ा हो रहा है। उसमें हालांकि ब्लीडिंग उतना देखने को नहीं मिलता है, बट जितना कि हेमोरॉइड में देखने को मिलता है, बट इसमें पेन वाला हिस्सा बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, और पेशेंट क्या होता है, वो जगह हाथ लगाने भी नहीं देता। अगर कोई डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन भी करने जा रहा हो, तो वहां पे एक्चुअली पेशेंट हाथ भी नहीं लगाने देता है, उसमें इतना पीड़ा होता है। तो इस तरह से जो क्लिनिकल फीचर्स हमने तीनों का देखा, अर्श, भगंदर और परिकर्तिका, ऐसे हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोस करते हैं कि कौन सा डिजीज के कौन से लक्षण होते हैं। तो आचार्य कश्यप जी ने 3 टाइप्स बोला है परिकर्तिका का, दैट इज वातज, पित्तज, कफज। ठीक है, तो चिकित्सा में हम लोग ऐसा क्या वर्णन है परिकर्तिका का, तो परिकर्तिका में ऐसा चिकित्सा में वर्णन ये है कि उसमें ये बताया है गया है कि मधु से लिप्त हुआ, मधु से घृत से युक्त हुआ, ठीक है, एक कल का हम लोग बनाते हैं, दैट इज यष्टि मधु। और कृष्ण, कृष्ण मतलब होता है जो ब्लैक तिल होते हैं, जो काले तिल होते हैं, और एक सफेद तिल होता है। तो इसमें काले तिल का कल्क बना लो या पेस्ट बना लो, या यष्टि मधु का पेस्ट बना लो। ठीक है, तो उससे हम लोग पेस्ट बना करके एक पिच्छा बस्ती एडमिनिस्टर करते हैं। बस्ती में तुम लोग पढ़ोगे, काइंड ऑफ पिच्छा बस्ती होता है, जो पिच्छा बस्ती जो एक शालमली का एक हर्ब होता है, जिसके जो एक मेन इंग्रेडिएंट होता है पिच्छा बस्ती में, जो बेसिकली रिटेंशन करवाता है। तो ये पिच्छा बस्ती जिन लोगों में ज्यादा अतिसार के कारण जो परिकर्तिका डेवलपमेंट होते हैं, उसमें पिच्छा बस्ती ऐसे एडमिनिस्टर करेंगे। किससे एडमिनिस्टर करेंगे, मधु या घृत युक्त। मधु और घृत युक्त क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि तुम लोग को पता है कि मधु घृत का क्या प्रॉपर्टी होता है, जो रोपन और रोपन करने में ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस रहता है वो जगह। तो यष्टि मधु का भी वहां पे क्या होता है, रोपण करता है वहां पे, और बहुत ही सूदिंग इफेक्ट भी देता है। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग पिच्छ बस्ती वहां पे ऐसा बताया है। शीतल जल का स्नान बताया है। जैसे जैसे हम लोग को पता है इसमें पित्त और वात प्रीडोमिनेंट रहता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, शीतल जल स्नान करेंगे। क्षीर युक्त भोजन, मतलब पेशेंट को ठंडा ठंडा चीज खाने को देंगे। क्षीर मतलब क्या होता है, दूध। हाँ, दूध से युक्त हुआ भोजन आहार देंगे। ठीक है, अनुवासन बस्ती हम लोग देते हैं। बेसिकली अनुवासन बस्ती जो होता है, जिसमें स्नेह युक्त बस्ती, इसमें विथ घृत मंड या यष्टि मधु का कल्क पेशेंट को देते हैं। तो इसमें तुम लोग,
पीड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है तो फिर बस्ती कैसे देंगे? मतलब पहले हाँ पेन का मेडिसिन करेंगे फिर बस्ती देंगे? हाँ, पहले क्या है कि इसमें पहले पेशेंट को ना मतलब बस्ती, ये बस्ती एक्चुअली हम लोग सेलेक्ट करेंगे। देखो ये जो बस्ती होता है अनुवासन स्नेही युक्त बस्ती होता है ना। तो अनुवासन स्नेही युक्त बस्ती जो होता है बेसिकली वो घृत युक्त होता है और यष्टि मधु कल्क युक्त होता है, जो कि एक सूदिंग इफेक्ट दिखाता है। तो ऐसा ऐसा भी कंडीशन होता है कि एक्चुअली जो फिशर होता है बेसिकली दो में डिवाइड होता है, दैट इज एक्यूट होता है और क्रॉनिक होता है। हाँ, तो एक्यूट और क्रॉनिक दोनों में ही एक्चुअली पेनफुल पेशेंट ज्यादा देता है। बट एक्चुअली क्या होता है ना, जब भी हम लोग डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं ना, तो हम लोग एक एनेस्थेटिक जेल दे करके पेशेंट को हम लोग एग्जामिन करते हैं। तो उसमें एक एनेस्थेटिक जेल दे करके ताकि पेशेंट को पेन सेंसेशन ना हो, उसके बाद आगे का प्रोसीजर हम लोग फॉलो करते हैं। क्योंकि अगर ऐसे डायरेक्ट करेंगे तो पेशेंट को बहुत पीड़ा होगा और वो कुछ करने ही नहीं देगा। तो एक एनेस्थेटिक जेल यूज करके हम लोग जो भी एग्जामिनेशन है, जो भी प्रोसीड्यूर है, वो फॉलो करते हैं। तो इसमें वही बताया है कि ये बस्ती जब ऐसा देखेंगे कि अतिसार के कारण अगर ये ऐसा परिकर्तिका डेवलप हो रहा है, तो तब बस्ती यही बस्ती मधुकृत युग, जो कि एक रोपन का प्रॉपर्टी और एक सूदिंग प्रॉपर्टी है, तब जाकर के हम लोग ये बस्ती एडमिनिस्टर करते हैं। और जरूरत पड़ा तो वहां पे एक एनेस्थेटिक, अभी हम लोग वो भी यूज करते हैं मॉडर्न में, एनेस्थेटिक एक जेल लगा करके, लाइक वहाँ पे तुम्हारा एक जो सेंसेशन, जो पेन सेंसेशन है, वो वहाँ पे पेशेंट को नहीं फील होगा। उसके बाद हम लोग फर्दर डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं और हमारा जो भी फर्दर प्रोसीड्यूर है वो फॉलो करते हैं। बट ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि प्रॉक्टोस्कोपी यहाँ पे एग्जामिनेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो रहा है। हम लोग आके आ रहे हैं फिशर में, वहाँ पे प्रॉक्टोस्कोपी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। बट फिशर बट सॉरी फिस्टुला और पाइल्स में हम लोग प्रॉक्टोस्कोपी एग्जामिनेशन करते हैं, बट यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। तो चरक जी ने इसका ट्रीटमेंट कैसा बोला है? चरक जी ने बोला है कि अगर जो दोष है वो स आम युक्त हो, स आम मतलब आम युक्त दोष, हाँ उसमें आम प्रेजेंट हो, अगर अगर हमको लक्षण मिल रहा है आम का, तो उसमें हमने सबसे पहले आम का हमको प्रॉपर पता है ट्रीटमेंट क्या होता है। आम का ट्रीटमेंट सबसे पहले लंघन होता है, लंघन पाचन। तो लंघन पाचन पहले पेशेंट को देंगे। फिर वही बोले हैं कि उष्ण लघु औषध देंगे, ठीक है। इक्ष बस्ती भी यहाँ इन्होंने कहा है, दुग्ध आहार बताया है, मधु रस युक्त द्रव्य बताया है और बृंघन उपचार बताया है। तो अनुवासन बस्ती एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, जिस विद यष्टि मधु कल्क सिद्ध विद तेल, ठीक है। ये यष्टि मधु कल्क दे करके जो तेल से सिद्ध किया हुआ यष्टि मधु कल्क को विद द हेल्प ऑफ अनुवासन बस्ती हम लोग परिकर्तिका में एडमिनिस्टर करेंगे। तो आई होप ये वाला परिकर्तिका बहुत छोटा टॉपिक था, आई होप सबको समझ आया इसका क्या क्लिनिकल फीचर्स है, सुश्रुत जी ने इसको कैसे डेवलप हो रही कैसे एक्सप्लेन किया, साथ में चिकित्सा कैसे इसका हम लोग करते हैं। तो ये परिकर्तिका का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हुआ, ठीक है। तो अति सेवन और उष्ण तृष्णा की वजह से तो प्रॉब्लम हो रहा है, फिर ट्रीटमेंट में भी उष्ण दे रहे हैं, उष्ण द्रव्य दे रहे हैं। हाँ, तो एक्चुअली उष्ण द्रव्य इसमें दे रहे हैं हम लोग, उष्ण और लघु औषध बेसिकली दे रहे हैं। और यहाँ पे उष्ण लिखा हुआ है, बट उसमें क्या है डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट का क्या कौन सा दोष इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि इसमें है ना पित्त और वात दोष दोनों इन्वॉल्व हो रहा है। तो दोष का एक्चुअली हम एग्जामिन करने के बाद, क्योंकि वात का प्रॉपर्टी है शीत प्रॉपर्टी, तो दोष का मतलब जो दोष प्रीडोमिनेंट है उसके अनुसार हम लोग चिकित्सा देंगे। मतलब कौन सा दोष ज्यादा प्रीडोमिनेंट है वो लक्षण देखने के बाद हम लोग वेदर उष्ण देंगे या शीतोपचार करेंगे। बट जनरली क्या होता है शीतोपचार देते हैं। अगर उसमें देखेंगे वात का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, तो उसमें हम लोग ये वाला मतलब उष्ण उष्ण उपचार नहीं करेंगे, ठीक है ना। ओके। हाँ, तो ये वाला क्लियर हुआ सबको परिकर्तिका? है तो जी। अच्छा, ठीक है। अब आते हैं फिशर इन एनो में, जो परिकर्तिका से कोरिलेट किया हुआ है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फिशर इन एनो। तो फिशर इन एनो होता क्या है? तो फिशर एनो पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे, फिशर इन एनो का डेफिनेशन, उसका इटियोपैथोजेनेसिस, पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, उसका क्लिनिकल फीचर्स, देन उसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, देन उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या होता है फिशर इन एनो का? तो सबसे पहले ये देख लो, मान लो ये वाला एक तुम्हारा ये मान लो, ठीक है, और ये स्ट्रेट, ठीक है,
ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला रेक्टम वाला पार्ट है। हाँ, और इसके अराउंड क्या होता है, ये रेक्टम वाला जो पार्ट है उससे 3 से 3 टू 5 सेंटीमीटर नीचे ये होता है एनल कैनल। ठीक है, ये वाला हो गया रेक्टम एंड दिस वाला पार्ट हो गया एनल कैनल, जो कि 3 to 5 सेंटीमीटर बिलो होता है। और ये वाला जो हिस्सा होता है, ये तुमको वैसे पता ही, ये होता है डेंटेड लाइन। ठीक है, डेंटेड लाइन होता है। और डेंटेड लाइन के ही ऊपर ये जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक इंटरनल एनल स्पिंटर होता है। यहाँ पे एक इंटरनल एनल स्पिंटर होता है, यहाँ पे इंटरनल एनल स्पिंटर होता है। और और यहाँ पे क्या होता है, ये वाला हिस्सा होता है एनल वर्ज। ठीक है, ये वाला होता है एनल वर्ज, जो कि एक ओपनिंग रहता है। और ये एनल कैनल जो होता है, ये वाला 3 to 5 सेंटीमीटर लंबा रहता है, जो कि म्यूकोजा से लाइनिंग होता है। ये वाला जो एनल वाला हिस्सा है, ये वाला एनल कैनल वाला हिस्सा है, ये म्यूकोजा से लाइनिंग होता है। अब क्या होता है, इफ अगर यही म्यूकोजा में, अच्छा ये मैंने बोला कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला होता है इंटरनल एनल स्फिंक्टर। और ये वाला, यहाँ वाला जो होता है, ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा होता है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। ठीक है, जो कि वॉलेंटरीली कंट्रोल होता है। ठीक है, ये वाला जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। अब एनल जो कैनल वाला हिस्सा है, ये वाला एनल कैनल जो हिस्सा है, बेसिकली ये म्यूकोजा से लाइनिंग होता है। ठीक है, अगर किसी कारण अगर किसी कारण इस म्यूकोजा में ब्रीच हो जाए, ब्रीच मतलब जो अगर ये म्यूकोजा अगर कट जाए, तो वहां पे एनल फिशर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो एनल फिशर होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट होता है, ना कि वर्टिकल स्प्लिट, ना कि ऐसा। लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट मतलब लॉन्गिट्यूडनल यहाँ पे स्प्लिटिंग हो जाता है ड्यू टू तुम्हारा अगर प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन या फिर ज्यादा डायरिया हो रहा है पेशेंट को, तो यहाँ पे क्या होता है, एक टेयर हो जाता है, दैट इज ब्रीच हो जाता है म्यूकोजा का। ठीक है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एनल फिशर। तो ये क्या होता है, बेसिकली ये एक्सटेंडिंग फ्रॉम दी बेसिकली एनल वर्ज अप टू द डेंटेड लाइन। तो ये जो जो ब्रीच होता है, इट एक्सटेंड्स जनरली फ्रॉम दी एनल वर्ज अप टू दी डेंटेड लाइन। ठीक है, तो अब इसका डेफिनेशन क्या है प्रॉपरली, इसका डेफिनेशन देखो लिखा हुआ है यहाँ पे। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पेनफुल कंडीशन एंड मोस्टली सीन इन बेसिकली यंग एडल्ट्स, और मिड एज में पेशेंट में ज्यादा देखने को मिलता है। तो डेफिनेशन क्या है, इफ एनल कैनल का लॉन्गिट्यूडनल टियर हो जाता है एट लोअर एंड ऑफ द एनल कैनल, मतलब ये वाला लोअर एंड ऑफ द एनल कैनल में लॉन्गिट्यूडनल टियर इफ अगर हो जाता है यहाँ पे, ड्यू टू एनी प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन और पेशेंट इट पासेज हार्ट स्टूल। ठीक है, तो वहां पे हार्ट स्टूल, अगर प्रोलॉन्ग हार्ट स्टूल या प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेटेड वाला पेशेंट अगर क्या होता है, उसके वजह से एक प्रेशर डेवलपमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल टेयर का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, वहां पे क्या होता है, म्यूकोजा का ब्रीच होता है, जिसकी वजह से फिशर देखने को मिलता है। ठीक है, देखो ये वाला जो होता है, यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूडनल टेयर हो जाता है। ठीक है, ये वाला मेरा डेंटेड लाइन है, ये वाला पार्ट, और यहाँ पे क्या होता है, एनल कैनल वाला पार्ट है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो होता है, टेयर डेवलप हो जाता है, इट इज लॉन्गिट्यूडनल टेयर, म्यूकोजा का ब्रीच हो गया, ये वाला हिस्सा देखो। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन तो ये वाला हो गया पार्ट। अब इसका आते हैं हम लोग, पढ़ते हैं इसके कॉमन साइट। तो कॉमन साइट क्या होता है, बेसिकली मान लो ये हमारा एनल कैनल है। ठीक है, ये मान लो मेरा पेशेंट लिथोटॉमी पोजीशन में है, ये एनल कैनल है। तो जो बेसिकली ये पोस्टीरियर वाला पार्ट में ज्यादा डेवलपमेंट होता है, तो ये हो गया मेरा, ये वाला हो गया मेरा 12 o'clock वाला पोजीशन, ये हो गया मेरा 6 o'clock, ये 3 o'clock और ये 9 o'clock। तो ये जो 6 o'clock वाला जो पोजीशन होता है बेसिकली, तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, 6 o'clock वाला पोजीशन में इट इज द मोस्ट कॉमन साइट होता है, दैट इज मिड लाइन पोस्टीरियरली। ये वाला याद रखना कि पोस्टीरियर वाला पार्ट में दैट इज मोस्ट कॉमन, ये वाला हो गया एंटीरियर वाला पार्ट, ये वाला पोस्टीरियर वाला पार्ट। तो पोस्टीरियर वाला हिस्सा में ये ज्यादा टेयर होता है। अच्छा, हर समय जो हम लोग हेमोराइड पढ़े थे, तो उसमें कौन सा क्लॉक था, 3 क्लॉक हम लोग बताए थे, कौन सा पोजीशन में हमने क्लॉक पढ़ा था जो कि मोस्ट कॉमन साइट होता है, याद है? मोस्ट कॉमन लोकेशन अर्थ में जो हम लोग पाइल्स में पढ़े थे, कौन कौन सा लोकेशन मोस्ट कॉमन होता है? 12 या 3 3। 7 और 11 है, हाँ 12 7 3 और 11। हाँ, जो हम लोग 7 3 और 11 करें, हम लोग जब 3 और 7 और 11 o'clock जो होता है, दैट इज मोस्ट कॉमन पोजीशन होता है पाइल्स का। ठीक है, और मोस्ट कॉमन फिशर का कौन सा होता है, दैट इज 6 o'clock। ठीक है, 6 o'clock इज द मोस्ट कॉमन लोकेशन जहाँ पे दैट इज मिड लाइन पोस्टीरियरली। ठीक है, इट इज द मिड लाइन
और मिड लाइन के पोस्टीरियरली 6 o'clock वाला, दैट इज द मोस्ट कॉमन वाला लोकेशन फिशर के लिए, ठीक है। और 90% जो केसेस होते हैं मोस्ट कॉमन पोस्टीरियरली देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कॉजेज क्या क्या होते हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। कॉजेज जैसे प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, टेयरिंग ऑफ द एनल कैनाल ड्यू टू पासिंग ऑफ हार्ड स्टूल एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर, ठीक है। फिकोलिथ प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब ऐसा बोला गया है कि मान लो फिकोलिथ का मतलब एक हार्ड जो स्टूल जो होता है, यहाँ पे एक स्टोन की तरह फॉर्मेशन फर्दर हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक टेयर डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से एनल का स्टेनोसिस, स्टेनोसिस मतलब क्या होता है कि एनल वाला जो हिस्सा है, स्टेनोसिस मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट जब होता है एनल, जब कुछ रीजन से कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो गया मान लो, उसके वजह से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, जिसकी वजह से फर्दर टेयर का फॉर्मेशन होता है। सिफिलिस ऐसा बोला गया है, सिफिलिस जो कि एक एसटीडी इन्फेक्शन है, उसके वजह से भी ऐसा देखा गया है। क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस, दैट इज तुम्हारा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, उसमें भी तुम्हारा जो फिशर है वो भी डेवलपमेंट होता है। तो इटोपैथोजेनेसिस में हम लोग, सर एनल स्टेनोसिस এর উপরটা কি লিখুন ছোটা? इट इज फिकोलिथ, FECOLITH। फिकोलिथ क्या होता है, बेसिकली जब जो स्टूल होता है बेसिकली जब हार्ड हो जाता है, ऐसा बोलते हैं कि पत्थर की तरह हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फिकोलिथ। अगर तुम लोग अपेंडिक्स भी जब हम लोग पढ़ेंगे, अपेंडिसाइटिस, उसका भी वन ऑफ द कॉजेज होता है फिकोलिथ। अपेंडिक्स में फिकोलिथ का डिपॉजिट हो जाना, उसमें फर्दर क्या होता है, अपेंडिसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स होने का चांसेस बहुत देखने को मिलता है। ये फिकोलिथ है, FECOLITH, फिकोलिथ, ठीक है। तो इडियोपैथोजेनेसिस में हम लोग क्या क्या देखा, 90% अदर ऑफ एनल फिशर्स का जो चांसेस रहता है बेसिकली कहाँ पे होता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एनल कैनाल, एंड 10% जो चांसेस होता है वो एंटीरियर में होता है। बेसिकली इट इज इनिशिएटेड बाय हार्ड स्टूल दैट इज कॉजिंग अ क्रैक। तो एज अ रिजल्ट ड्यू टू दिस डिफिकेशन रिजल्ट्स इन पेन, ठीक है। तो एनल फिशर इज बेसिकली मोर कॉमन इन पोस्टीरियरली, दैट इज इन द मिड लाइन, बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या होता है, रिलेटिवली इस्चीमिया डेवलपमेंट होता है। हाँ, तो अच्छा, एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या एटियोपैथोलॉजी में अच्छा यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। लाइक एक पैथोफिजियोलॉजी में एनल फिशर का ना, वहाँ पे एक ट्रायड देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, तुम लोग नोट डाउन कर लेना कि पैथोफिजियोलॉजी में एनल फिशर में एक ट्रायड देखने को मिलता है। तो वो ट्रायड क्या क्या है, जो ट्रायड देखने को मिलता है दैट इज पेन, ठीक है, नंबर सेकंड इज स्पैज्म, ठीक है, नंबर थर्ड इज इस्चीमिया। तो ये ट्रायड देखने को मिलता है इन केस ऑफ एनल फिशर। तो सबसे पहले क्या होता है कि एनल फिशर जब डेवलपमेंट होता है, सबसे पहले एक वोंड का डेवलपमेंट होता है वो जगह पे। अब वोंड क्या होता है, बेसिकली अगर 1-2 सप्ताह का वोंड है, वी यूज ट्रीट, उसका मेडिसिन दे करके हम लोग ट्रीट करते हैं। अगर वही वोंड अगर क्रॉनिक वोंड हो, दैट इज इट व्हेन इट इज ग्रेटर देन ऑफ 6 वीक के ऊपर अगर वोंड डेवलपमेंट हो, हम लोग मेडिसिन थेरेपी करते हैं। अगर मेडिसिन थेरेपी नहीं करेंगे तो वो क्या होता है, क्रॉनिक जो वोंड होता है आस्ते आस्ते फाइब्रोसिस होने लग जाता है, ठीक है। फाइब्रोसिस होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इंटरनल एनल स्पिंटर है, जो हम लोग ने देखा था कि इंटरनल एनल स्पिंटर और एक्सटर्नल एनल स्पिंटर, इंटरनल एनल स्पिंटर का क्या होता है, वहां पे स्पैज्म होने लग जाता है, ठीक है, स्पैज्म होने लग जाता है ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ क्रॉनिक वोंड। एंड फर्दर क्या होता है, वहां पे इंटरनल एनल स्पिंटर का स्पैज्म देखने को मिलता है। स्पैज्म के बाद क्या होता है, जो पेन रिसेप्टर होते हैं बेसिकली वो स्टिमुलेट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, जब इंटरनल एनल स्पिंटर का मान लो ये फिर से मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये मेरा रेक्टम है, और ये मेरा रेक्टम वाला हिस्सा है, और ये मेरा एनल कैनल वाला हिस्सा है, ठीक है। इंटरनल स्पिंटर मैंने बोला था कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है इंटरनल स्पिंटर वाला पार्ट, ठीक है। तो इंटरनल स्पिंटर का क्या होता है, यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ स्पैज्म हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे स्पैज्म हो जाता है। स्पैज्म क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एक वोंड डेवलपमेंट है जो फर्दर अनट्रीटेड रहा, जिसकी वजह से क्या होता है, फाइब्रोसिस हुआ, और वो फर्दर क्या होता है, इन्फ्लामेशन होने की वजह से वहाँ पे एक स्पैज्म डेवलपमेंट हो गया। अब यही जब स्पैज्म डेवलप होता है ना, तो यहाँ पे जितने सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना, दैट इज ड्यू टू क्या होता है, ये पास नहीं होता है, और पास नहीं होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाता है। ये तो स्पैज्म हो गया वाला पार्ट। तो कॉन्स्टिपेशन डेवलप होने की वजह से क्या होता है, और इंटरनल जब एनल स्पिंटर जब स्पैज्म होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, जितने सारे वेसल्स जो यहाँ पे सप्लाई देते हैं ना, ये कॉन्स्ट्रिक्ट होने लग जाते हैं। और वेसल्स जब ये जो कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं ना,
कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं तो इसमें क्या हो गया, ब्लड सप्लाई कम हो गया। अब ब्लड सप्लाई जब कम हो गया इसमें, तो फर्दर क्या होगा, इस्चीमिया का डेवलपमेंट होगा, इस्चीमिया डेवलप होगा। इस्चीमिया जब डेवलप होगा वहां पे क्या होता है, पेन का सेंसेशन देखने को मिलता है ड्यू टू स्पैज्म। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा देखा गया है एक सर्कल कि सबसे पहले ट्रायड जो हमें देखने मिलता है वो पेन देखने को मिलता है, सेकंड जो होता है वो स्पैज्म देखने को मिलेगा, थर्ड होता है इस्चीमिया आई। तो इस्चीमिया के कारण पेन देखने को मिलता है, और पेन ड्यू टू उसके बाद क्या होता है, स्पैज्म का डेवलपमेंट होता है। तो ये सर्कल क्या होता है, इसको बोलते हैं ट्रायड इन केस ऑफ फिशर। ये तुम लोग नोट डाउन कर लेना, लाइक यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। और ये हो गया तुम्हारा पैथोफिजियोलॉजी फिशर का। ठीक है ना। अब और भी ऐसा बोला गया है, वही जैसे कि ड्यू टू पेन क्या होता है, इंटरनल स्पैज्म होता है व्हिच टेक्स प्लेस एंड मेक्स कॉन्स्टिपेशन वर्स। ठीक है, रिजल्टिंग इन अ प्रोसेस लाइक क्रॉनिक फिशर का डेवलपमेंट हो जाता है। तो एंटीरियर फिशर नॉर्मली पोस्टीरियर फिशर में ज्यादा देखने को मिलता है, और जो एंटीरियर फिशर होता है ना वो बेसिकली एल्डरली वुमेन में ज्यादा देखने को मिलता है। दैट इज बेसिकली सेकेंडरी ड्यू टू रिपीटेड प्रेगनेंसी। जो लोग रिपीटेड प्रेगनेंसी, जो लोग वुमेन होते हैं एल्डरली वुमेन, उनमें क्या होता है, एंटीरियर फिशर डेवलपमेंट का ज्यादा देखने को मिलता है उनमें। ठीक है, इट इज बिकॉज जनरली ड्यू टू डैमेज ऑफ पेल्विक फ्लोर, पेल्विक फ्लोर का डैमेज हो जाने की वजह से एंटीरियर फिशर देखने को मिलता है, एंड ऑल्सो ड्यू टू लैक ऑफ सपोर्ट टू द एनल म्यूकोजा मेम्ब्रेन। ठीक है, और जो एक्यूट फिशर किसमें देखने को मिलता है, एक्यूट वाला, ये तो हमने देखा क्रॉनिक फिशर। एक्यूट फिशर और उन फीमेल को देखने को मिलता है बेसिकली आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी। ठीक है, उन लोग में एक्यूट फिशर देखने को मिलता है। और एक रीजन मैं बताया था कि जो लोग क्रॉन्स डिजीज होते हैं, जो लोग इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज होते हैं, जिन लोग अल्सरेटिव कोलाइटिस होते हैं, उनमें क्या होता है, प्रोलॉन्ग डायरिया देखने को मिलता है। ठीक है ना। डायरिया की वजह से क्या होता है, जो म्यूकोजा होता है वो इरिटेट हो जाता है, ब्रीज होता है, जिसकी वजह से फिशर का डेवलपमेंट होता है। तो बहुत सारे ऐसे वेरियस फैक्टर्स होते हैं जो प्रेसिपिटेट करते हैं एनल फिशर को, मतलब जो फिशर को होता है वो जो बढ़ाते हैं, मतलब जो फिशर का कंडीशन है उसको बढ़ाते हैं कंडीशन। उसमें क्या होता है, मान लो हार्ड अगर फीकस रहा, इस्चीमिया या हुआ, अगर कोई सर्जिकल प्रोसीजर जैसे कि हेमोरेक्टोमी हुआ, जो अगर मान लो कोई क्रॉन्स डिजीज, एसटीडी जैसे सिफिलिस हो गया, ठीक है ना, तो ये सब में क्या होता है, एनल फिशर का प्रेसिपिटेशन होता है। मतलब प्रेसिपिटेशन मतलब एनल फिशर का जो क्लिनिकल फीचर है वो उसका फीचर ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये सब तो हो गया देखो क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर्स में ये तो हो गया पैथोफिजियोलॉजी। टाइप्स दो होते हैं जैसे डिस्कस की, एक्यूट एंड क्रॉनिक। ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है, उनमें शार्प पेन होता है ड्यूरिंग डेफिकेशन, आफ्टर डेफिकेशन ऑल्सो, कटिंग एंड बर्निंग पेन होता है, ब्राइट स्ट्रीक ऑफ ब्लड देखने को मिलता है। ठीक है, ब्राइट जैसे जब ब्लड भी उनमें निकलता है, दैट इज ब्राइट स्ट्रीक ऑफ ब्लड। ठीक है, और जो ब्लड रहता है वो फ्रेश ब्लड होता है। मेनली कॉन्स्टिपेशन होता है, और ईचिंग और एब्सेस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अच्छा, जो ईचिंग और एब्सेस का फॉर्मेशन होता है ना, बेसिकली ये क्रॉनिक फिशर में ज्यादा देखने को मिलता है, उनमें ईचिंग मिलेगा और एब्सेस का फॉर्मेशन भी ऐसा हिस्ट्री मिलेगी। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन बेसिकली इंस्पेक्शन और क्लिनिकल फीचर से ही हम लोग इसको डायग्नोसिस कर लेते हैं। पर रेक्टल एग्जामिनेशन तभी करेंगे हम लोग विद द हेल्प ऑफ लिग्नोकेन या फिर कोई भी हमारा एनेस्थीसिया देने के बाद। ठीक है, बेसिकली ये पेनफुल होता है, पेशेंट विल नॉट अलाउ एनी पर रेक्टल एग्जामिनेशन। प्रोक्टोस्कोपी एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर, एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर, इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड यहाँ पे। अब आते हैं ट्रीटमेंट में, तो इसका ट्रीटमेंट हम लोग क्या करेंगे। अच्छा, ट्रीटमेंट से पहले मैं एक टर्म बोल देता है, एक सेंटिनल पाइल करके, एक वाइवा में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर एक ऐसा टर्म दिया था सेंटिनल पाइल। ये होता क्या है सेंटिनल पाइल, ये क्या होता है, बेसिकली एक सेंटिनल स्किन टैग भी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये बेसिकली बटक में मिलता है। ठीक है, ये कब डेवलप होता है, ड्यू टू लॉन्गिट्यूडनल टियर की वजह से क्या होता है, और वहां पे जो ये मुकोजा रहता है बेसिकली हाइपरट्रॉफीड हो जाता है। हाइपरट्रॉफी मतलब होता है कि इसका जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है म्यूकोसा का, और जो स्किन होता है वो थिकेंड हो जाते हैं नियर द लोअर एंड ऑफ द फिशर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सेंटिनल पाइल और सेंटिनल टैग। हाँ, ये क्वेश्चन कभी बार वाइवा में पूछते हैं कि सेंटिनल पाइल किस में देखने को मिलता है, तो तुम लोग को बोलना होगा सेंटिनल पाइल आफ्टर फिशर देखने को मिलता है व्हेन द mucosa है when it becomes hypertrophied, or when it becomes, the skin will become thickened near the lower end of the fissure. It leads to formation of the sentinel pipe या फिर sentinel tag mass। ये वाला हिस्सा देखने को मिल रहा है ना।
अब आते हैं ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर, ज़ैलोपिन जेली लोकली, लैक्सेटिव दे सकते हैं। अच्छा, लैक्सेटिव जो हम लोग देते हैं बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो लैक्सेटिव हम लोग क्या होते हैं, जो लोग बल्क को बढ़ाते हैं, हाँ मतलब जो सारे लैक्सेटिव बल्क फॉर्मिंग एजेंट होते हैं, ठीक है, जो उसको हम लोग ज्यादा एनकरेज करते हैं रादर देन हम लोग वो वाला मेडिसिन ज्यादा प्रेस्क्राइब नहीं करते जो मोटिलिटी को बढ़ाता है, क्योंकि मोटिलिटी को अगर जो एनहेंस करेगा उनमें डायरिया ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग जो लैक्सेटिव को ज्यादा प्रोवाइड ज्यादा पेशेंट को करते हैं जो बल्क फॉर्मिंग एजेंट होते हैं, तो उसको हम लोग ज्यादा एनकरेज करते हैं। सीड्स बात, ठीक है, एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक्स, फाइब्रस डाइट एनकरेज करते हैं पेशेंट को, ज्यादा से ज्यादा रफेज डाइट, फाइब्रस डाइट खाए। नाइट्रेट्स, अच्छा नाइट्रेट्स का यहाँ पे क्या रोल है? नाइट्रेट्स का एक्चुअली जो रोल है यहाँ क्या करता है, नाइट्रेट्स वेसो डायलेट करता है। अब वेसो डायलेट करता है बेसिकली, नाइट्रेट्स का हम लोग लोकल क्रीम देते हैं जो कि वेसो डायलेट करता है। वेसो डायलेट क्या करेगा, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, स्पैजम हो रहा है जिसकी वजह से इस्चीमिया हो रहा है। वहां पे अगर डायलेट करेगा तो क्या होगा, वहां पे ब्लड सप्लाई अच्छा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा इस्चीमिया चांसेस कम होगा, स्पैजम भी कम होगा, पेन भी कम होगा। एक बोटुलिनम टॉक्सिन हम लोग यूज करते हैं, एक काइंड ऑफ टॉक्सिन, बोटुलिनम टॉक्सिन, वो रिड्यूस करता है स्पिंटर का जो स्पैजम होता है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। बोटुलिनम टॉक्सिन हम लोग यूज करते हैं। मैनुअल डायलिटेशन एक होता, अच्छा सर्जरी में हम लोग आते हैं, वहां पे फिशरेटॉमी करते हैं, मतलब फिशर को हम लोग एक्सरसाइज कर देते हैं, है ना। एक मैनुअल डायलिटेशन दैट इज लॉट डायलिटेशन करते हैं। ये एक होता है 4 फिंगर डायलिटेशन होता है। हाँ, वाइवा में पूछते हैं कि 4 फिंगर जो लॉट डायलिटेशन होता है वो कितने फिंगर डायलिटेशन होता है, दैट इज 4 फिंगर डायलिटेशन, ये वाइवा में पूछते हैं। तो ये डायलिटेशन हम लोग करते हैं एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर कि कैसे हम लोग डायलिटेशन करते हैं। डायलिटेशन करने से क्या होता है, जो हमारा इंटरनल जो स्पिंटर होता है ना, जो फाइबर होता है वो बेसिकली सॉरी, जो इंटरनल स्पिंटर होता है वो डायलेट करता है, ठीक है ना, आस्ते आस्ते डायलेट करता है, जिसकी वजह से वो जो डेवलपमेंट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। फिर हम लोग स्पिंटरेक्टॉमी भी करते हैं, ठीक है। लैटरल जो इंटरनल स्पिंटर है उसको हम लोग कट कर देते हैं, बेसिकली जो फाइबर होता है उसको हम लोग कट करते हैं, डेवलपमेंट जो फाइब्रस हो जाता है उसको कट करते हैं। और फर्दर जो होता है ज्यादा कट नहीं करेंगे, ज्यादा कट करने से क्या होता है, जो इनकॉन्टिनेंस होता है वो डेवलपमेंट हो जाता है, तो इसलिए हम लोग ज्यादा कट नहीं करके थोड़ा थोड़ा कट करेंगे, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, एनल एडवांसमेंट फ्लैप भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो फ्लैप हम लोग लगा करके कहीं से एक पार्ट लेकर के वहां पे फ्लैप यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा फिशर कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। आई थिंक यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा फिशर। तो आई थिंक ये खत्म हो जाएगा मीटिंग अभी, ठीक है। तो कोई डाउट होगा तो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट डिस्कशन, ठीक है। ट्यूसडे हम लोग मीट करेंगे, ठीक है। चलो, गुड नाइट एवरीवन। हाँ।